सुप्रिया जो यूक्रेन से वापस लौटी हैं, हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। और जी सर। बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को कि आप अपने घर तक वापस लौटी हैं, ठीक ठाक हैं। कैसी हैं आप और कब आप वापस आई थी यूक्रेन से? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं 4 तारीख को आई थी सुबह साढ़े चार छः तारीख बजे को के आप सुबह आसपास। आई थी जी, 4 मार्च को। तो आप किस शहर में पढ़ने के लिए गई थी वहां पर, और कितने साल आपको वहां पर हो गए पढ़ते हुए? सर, मैं ओडिशा सिटी में पढ़ रही थी ओडिशा में। और अभी मेरा 5th ईयर है वहाँ पे। हाँ, 5th ईयर। जी। तो शायद आपका 1 साल और बचा हुआ है एमबीबीएस कंप्लीट का। जी सर। तो सुप्रिया, किस तरह की परेशानियां वहां पर महसूस हुई जब आपके सामने, शायद आवाजें भी सुनी हो, ओडिशा में भी बमबारी हुई थी, तो उस वक्त क्या महसूस हुआ? फिर किस तरह से आप किस बॉर्डर तक पहुंची थी और वहां से कैसे आना मुनासिब हुआ, पॉसिबल हुआ आपके लिए इंडिया? जी सर, धमाकों की आवाज़ तो सुनी थी हमने। फिर बस वही था कि घबरा गए थे, ऐसे लग रहा था कि अब घर कैसे जाएंगे। जी। उसके बाद इवैक्यूएशन की खबर आई थी। फिर हमें ऐसे बोला गया था कि आप बॉर्डर तक पहुंच जाओ जैसे तैसे करके। फिर हमारे सीनियर्स ने बसेस अरेंज करी थी हमारे लिए। हम्म। और फिर हम 22 घंटे के सफर करके हम बॉर्डर तक पहुंचे थे। उसके बाद 10 से 12 घंटे हमें पैदल चलना पड़ा था सीरेट बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद 10-12 घंटे हम खड़े रहे भीड़ में वहां पे, क्योंकि वहां पे इतना कोई खास अरेंजमेंट नहीं था लाइन वगैरह बनवाने का। तो भीड़ में ही सब बच्चे थे। और जैसे तैसे फिर हमने बॉर्डर क्रॉस किया। और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में मतलब हम रिलैक्स हुए, क्योंकि वहां पे हमें खाना भी दिया जा रहा था, रहने के लिए भी जगह थी। तो वहां पे हमें काफी सुविधा प्रोवाइड करवाई थी। यानी जब तक यूक्रेन में आप थी, यूक्रेन से ओडिशा से बॉर्डर तक आप पहुंची, फिर वहां पर वो जो वक्त था, 10-12 घंटे आप बता रहे हैं कि पैदल आपको चलना पड़ा था, ये बड़ी बात है। तो वो बहुत मुश्किल आपके लिए रहा, वो आप पूरा जो पूरी जर्नी थी, यात्रा थी। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को जब पता चल गया था, आप लोगों ने कब सोचा कि शुरुआत में एक ऐसा भी कहा गया था कि भाई और दूसरे देशों के छात्र अपने देश वापस लौट आए, उनको ये गाइडलाइंस दी गई थी, उनको ये निर्देश दिए गए थे। भारतीय छात्रों तक क्या वजह रही, देरी से पहुंची थी सूचनाएं, या फिर छात्रों ने ही खुद ये महसूस किया कि नहीं, देखते हैं आगे देखा जाएगा? क्या लगा आपको? जी सर, पहली एडवाइजरी शायद 16 फरवरी को आई थी। तो हम्म। उसमें हमें यही कहा गया था कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी मान नहीं रही है, तो हम लगातार उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, अगर हमें सिचुएशन लगेगी तो हम आगे आपको और मैसेज देंगे, और तब आप निकल जाना। उसके बाद दूसरी एडवाइजरी भी आई थी, उसमें भी हमें ये नहीं कोई खास बोला गया था कि भी हाँ, सिचुएशन अच्छी नहीं है आप लोग चले जाओ। उसमें भी हमें यही था कि यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं करी हैं, बट अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। बाकी इतना अभी सिचुएशन खराब हुई नहीं है, हम आपको मैसेज कर देंगे। अच्छा। उसके बाद 21 तारीख को हमें बोला गया था प्रॉपर कि यूनिवर्सिटी की मत सुनो, वो चाहे जो बोले, ऑनलाइन करे क्लास चाहे ऑफलाइन करे, जैसे भी अ, आप लोग मतलब स्टूडेंट्स और जो भी अगर और कोई भारतीय नागरिक वहां पे है जिनका कोई खास काम नहीं है तो वो लोग चले जाओ। जी। तो 21 तारीख को बच्चों ने फिर फटाफट टिकट्स जैसे करवाई थी। जो 22 को 23 को निकल गए थे वो तो निकल चुके थे, हम्म। बाकी वहीं पे फंसे थे सर। अच्छा। अब सुप्रिया, आपके 5 साल 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आपके एग्जाम हो चुके हैं। अभी जून में जून में एग्जाम कंप्लीट है, होंगे सर। फिफ्थ ईयर के जून में एग्जाम है ना? तो जी। अब आपको क्या लगता है अपने करियर को लेकर? अभी पता नहीं वहाँ पर कब तक हालात ठीक होंगे, फिर आगे की पढ़ाई का क्या सिस्टम होगा नहीं होगा, वो किसी को नहीं मालूम। अब आपको क्या लग रहा है अपने करियर को लेकर? चलिए, जान तो बच गई है, और अभी शायद आप भी इतना नहीं सोच रही होंगी अपनी पढ़ाई को लेकर, कि अभी तो ये राहत की बात है कि आप ठीक ठाक वापस लौट आई और आपके घर वालों के लिए भी। लेकिन फिर भी सोचना पड़ेगा आगे चलकर। तो आपको क्या लगता है, किस तरह की पॉसिबिलिटी इंडिया के अंदर है, या फिर यहाँ पर कुछ हो सकता है आपके लिए? सर, फिलहाल तो भारत सरकार से उम्मीद है कि हम्म। जो वहां से अगर निकाल के ले आई हैं तो यहाँ पे भी शायद हमारे लिए कुछ करेंगी, हमारे फ्यूचर के लिए। क्योंकि जी। इतने सारे बच्चों का फ्यूचर अब तो खतरे में आ चुका बिल्कुल। है, जिनका मतलब सपना था डॉक्टर बनने का, जिनके पेरेंट्स का। वो सब तो अब भारत सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं सर। जी। क्या जी। आपके घर वाले, अभी तो देखिए मैं नहीं कह सकता, हो सकता है कि थोड़ा जल्दी हो ये पूछना,
लेकिन मान लीजिए कि वहाँ पर कुछ दिन के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, जंग एक दिन रुकती है, युद्ध एक दिन रुकते हैं, धीरे धीरे जिंदगियाँ अपने उसी पुराने माहौल में आती हैं जिस तरह से गुजरती हैं, तो क्या आपके घर वाले आपको दोबारा भेज सकते हैं, भेजेंगे, या आपने खुद सोचा है कि अगर सब कुछ ठीक हुआ तो मैं दोबारा जाऊंगी, ऐसा है? सर मैं तो यही सोच रही हूँ कि अगर सब कुछ ठीक हुआ तो जरूर जाएंगे वहां पे, क्योंकि एक गिल्ट है कि वहां से ऐसे मतलब भाग के आना पड़ा हमें। हम्म, तो इमोशनल अटैचमेंट भी है और ऊपर से पढ़ाई का भी है ही है, फ्यूचर है वहां पे हमारा। तो इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वहां पे सब ठीक हो जाए और हम सब बच्चे वहां पे वापस जा सकें। और पेरेंट्स चिंतित तो हैं, लेकिन वो भी फ्यूचर के लिए में भी मान जाए हमें भेजने के लिए। जी। अच्छा सुप्रिया, एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वहाँ के लोकल लोगों के टच में भी आप लोग रहे होंगे, छात्र हैं, टीचर्स वगैरह हों वहाँ के, या और भी बहुत से लोकल लोग हैं जिनसे रोज़ किसी न किसी वजह से मिलना जुलना होता हो, किस तरह के लोग हैं वहाँ के? और जब ये मुश्किल सामने आई थी तो लोकल लोगों का रवैया भारतीय छात्रों के लिए कैसा था? वहाँ के यूक्रेन की जो सेना थी, पुलिस थी, उनका रवैया कैसा था? सर लोग तो वहाँ के अच्छे हैं, हेल्पफुल है। जैसे इन हर देश में होता ही है कि नेगेटिव पॉइंट भी होता है, पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। तो वैसे ही अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन मुझे कभी मतलब कोई बुरा व्यक्ति ऐसे मिला नहीं है जी। पर्सनली। और बाकी जब ये सब चालू हो गया था तो मुझे लोगों की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई। हम्म। जैसे कि न्यूज में चल भी रहा है कि यूक्रेनियंस इंडियंस को पकड़ रहे हैं, बंदी बना रहे हैं, ये सब। तो मेरे साथ पर्सनली, मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। लेकिन ऐसा हुआ है वहाँ, चलिए आपके साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ नहीं हुआ, लेकिन इस बात में ये सच्चाई है कि हाँ ऐसा वहाँ पर कुछ जगहों पर हुआ भी है? जी जी सर, हो भी सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकल लोगों के मन में ये है ना कि अगर इंडियंस या दूसरे देश के लोग अगर वहां पे रहेंगे तो हो सकता है कि युद्ध रुक जाए, हम्म। क्योंकि ये सरकार फिर जैसे रूस से बात करेगी, और उसी करके हो सकता है कि वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए उन्हें रोकना चाह रहे हों। जी। लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाने का मुझे नहीं लगता सर उनका कोई जी। इंटेंशन होगा। एक और मेरा सवाल है बहुत संक्षिप्त में कि कुछ और भी ऐसे आपके दोस्त वगैरह जानकार हैं वहाँ पर जो अभी भी वहीं पर हैं और वो अभी भारत नहीं लौट पाए हैं? सर यूक्रेन में तो अभी मेरा कोई दोस्त बचा नहीं है। जी। जो थे वो सब आ चुके हैं। हम्म। और बाकी जो है रोमानिया में है, पोलैंड में है, तो वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं जो भी मेरे दोस्त हैं। हम्म। सुप्रिया, आप किस बॉर्डर पर पहुंची थी, एक बार मैं फिर से जानना चाह रहा हूँ, दर्शक हमारे, आप किस बॉर्डर के जरिए आप वापस आई हैं भारत? जी रोमानिया, रोमानिया के सफेद बॉर्डर के जरिए। ठीक है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुप्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, खबर अभी तक के साथ जुड़ी, और बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के फ्यूचर के लिए, और ये राहत की बात आपके लिए और आपके परिवार के लिए। तो सुप्रिया जो कि भारत लौटी हैं, वो भी यूक्रेन पढ़ने के लिए गई थी, 5th ईयर की छात्र हैं और छात्रा हैं। 6 साल की MBBS है वहाँ पर, 5 साल इनके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, जून में पेपर थे। अब सबसे बड़ी बात जो हज़ारों छात्र हैं उनके सामने ये है कि अब आने वाला वक्त, जो उन्होंने 4 साल 5 साल या जितने भी साल उनके गुजरे हैं वहाँ पर, पैसा तो खर्च हुआ है, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं बहुत सारे जिनके माँ बाप ने कर्ज लेकर भी उनको पढ़ाने के लिए भेजा है। सपना देखा डॉक्टर बनकर बच्चे आएंगे, कुछ करेंगे, अपना करियर संभालेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, लेकिन अब वो सब फिलहाल अधर में है। और अब छात्रों को उम्मीद है अपनी सरकार से, भारत सरकार से, कि उनके लिए भारत सरकार इस बारे में भी बहुत जल्दी कुछ न कुछ बेहतर करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।